आज का ये वीडियो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल चक्र में। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडॉन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते, बल्कि वायु के प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1997 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा नागपुर, नीरी नागपुर। सी आंसर होगा। नीरी की स्थापना 1998 में नागपुर में की गई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। ए आंसर होगा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ए आंसर होगा। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। बी आंसर होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? एनजीटी भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। सी आंसर होगा। एनजीटी एक्ट 2010 के अधीन 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। सी आंसर होगा। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी जीव एवं उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ए आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने प्रतिपादित किया था 1935 ईस्वी में। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसमें सही जो है ए, बी और डी तीन सही है, गलत है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह गलत आंसर है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसे इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य में सही क्रम कौन सा है? सही क्रम होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खेत। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होगा। ए आंसर होगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सागरीय महासागर। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण लगभग स्थिर रहता है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वनों को काटना। वनों को काटने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन। शेष तीन जो है जल प्रबंधन, वन रोपण,
वन्य जीव सुरक्षा, ये तीनों पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घास, बकरी, आदमी। घास जो है ये प्राथमिक उत्पाद है और बकरी घास को खाती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है बकरी, और मनुष्य बकरी को खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। मनुष्य के साथ दोनों स्थिति होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की स्थिति आती है। घास या इसी की जगह कोई फल है तो जब आदमी फल का सेवन करेगा तो उसमें वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, लेकिन जब वो बकरी का सेवन करेगा तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता होगा। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। डी आंसर होगा। जब मनुष्य शाकाहारी सेवन करता है, फल फूल का सेवन जब करता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, लेकिन जब वो मांस का सेवन करता है तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता होता है। क्योंकि मान लीजिए कि मनुष्य बकरी का सेवन कर रहा है, बकरी के मांस का, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता होगी, घास फूस खाती है, और बकरी को खाने वाला जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो शाकाहारी के रूप में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है और मांसाहारी के रूप में मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। ये उत्पादक घटक हैं। शेष तीन जो हैं वो तीनों उपभोक्ता घटक हैं। शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे और मांसाहारी वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरित पादप। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। डायटम स्वपोषी है, क्रस्टेशियाई जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता है, और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। 10% नियम किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक पहुंचना, यही 10% का नियम कहलाता है। यह नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। बी आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट।
पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है प्राकृतिक शत्रु भी कहते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोटोन। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्नीज नेस ने 1973 में 1973 ईस्वी में। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनेल ने। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। जैव विविधता को व्हाइटेकर ने 1972 ईस्वी में अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जामनगर में। गुजरात के जामनगर में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। प्राणियों तथा पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ये आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ये आंसर होगा। यह केरल के पलक्कड़ जिला में 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। इसे 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय। सी आंसर होगा। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय माना जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के हॉट स्पॉट माने जाते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवासों तथा वनस्पति का विनाश और झूम खेती। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। जब कृषि वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाए तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IUCN। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 वर्षों से। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN के परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनाक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण
उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसका आंसर का ऑप्शन बी, भारतीय वन्य गधा। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर का ऑप्शन सी, नम भूमि के, वेटलैंड। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को हुई बैठक के बाद इस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी। यह 1975 से पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस जो है, आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को हुई बैठक के बाद इस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी और इसी के कारण जो है 2 फरवरी को हर वर्ष वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। दूसरा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल। सी और डी दोनों आंसर होगा इसका। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपर्युक्त सभी हेतु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हेतु। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई में। ए आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकोया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में पाया जाता है। इसकी लंबाई 115 मीटर तक होती है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। सी आंसर होगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है?
ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। धान का खेत या कोई भी दलदली क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन होता है, उससे मीथेन गैस निकलता है। या कोई खरपतवार जो है उनके नष्ट होने से, उनके सड़ने से भी उससे मीथेन निकलता है। पशुओं के जुगाली से भी मीथेन गैस निकलता है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग जैसे होगा उससे सीधा प्रभाव हमारे आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड में जो बर्फ जमे हुए हैं उनके पिघलने पर पड़ेगा, और उनके पिघलने से समुद्री जलस्तर बढ़ेगा और उसका हमारे भूमि पर बहुत असर पड़ेगा। समुद्र के किनारे का स्थल जो है वो डूब जाएंगे, जिनका जलस्तर निम्न है, जिनका जलस्तर से बहुत नजदीक है समुद्री जलस्तर से जो भी भूमि, वो भूमि डूब जाएगी समुद्र में। वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त सभी की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि पृथ्वी का तापमान 1900 से 2000 ईस्वी के बीच 100 वर्षों में, यानी कि एक शताब्दी में 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योटो में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन पद चिन्ह, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने 2005 ईस्वी में।
भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल से है। शेष जो है ए बी और सी, इनका मिलान सही है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पराबैंगनी। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। सी आंसर होगा। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। डी आंसर होगा। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई कम होती है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह गलत है। बी आंसर हो जाएगा। शेष जो है ए सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और उनका स्रोत दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन जलमग्न धान के खेत, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो ए सी और डी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। सी आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड, यह गलत है। अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थ के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निम्न में से किसका कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्वचा कैंसर का। वैज्ञानिकों के निम्न टीम में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश टीम ने 1985 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टेक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। गोवा के चौआर द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है यह पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। मेघालय में ऐसे कई जीवित पुल हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरीकरण। नगरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि निर्वनीकरण नगरीकरण का प्रभाव हो जाता है कई बार। नगरीकरण जो है निर्वनीकरण के कारणों में से एक है, प्रभाव नहीं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झूम खेती। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास। भारत में निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वालपराई। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित नगर है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 33%। यानी कि कुल भू क्षेत्र का 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21.54%। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है
2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश में राज्यों में सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम में जो है उसके कुल क्षेत्रफल का 86.27% जो है वनाच्छादन है, यानी कि राज्यों में उसके भूभाग का, उसके क्षेत्र का सर्वाधिक वनाच्छादन मिजोरम में है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप में सर्वाधिक है 90.33%, यानी कि मिजोरम से भी ज़्यादा लक्षद्वीप में है, लेकिन मिजोरम राज्य है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि किसी राज्य के कुल भूभाग पर जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, यह भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह गलत है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, यह सही है। तो नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह गलत है, क्योंकि नागालैंड नहीं बल्कि मिजोरम भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, जहाँ की 86.27% वनाच्छादन है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे अधिक वनाच्छादित है, 90.33% लक्षद्वीप में वनाच्छादन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 12%। 12.37% सघन वन है भारत में। अति सघन वन 2.99% और मध्यम सघन वन 9.38%। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात तट के सहारे। भारत में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल तट के सहारे, जहाँ की क्षेत्रफल है 2,114 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर गुजरात है 1,140 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, यहाँ के 617 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। और चौथा स्थान पर आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है, जहाँ की 404 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत के ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी होती है। यह ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में गुजरात तट पर आते हैं। यह समय व्हेल शार्क के गर्भावधि का समय है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। सी आंसर होगा। विभिन्न जंतुओं का, जैसे मान लीजिए कि शेर का, बाघ का, इनका संख्या आकलन करना है, तो उसके लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इस पगमार्क तकनीक में क्या किया जाता है, तो कहीं भी जो जंगल में जीव रहते हैं तो उनका पानी का एक स्रोत होता है, तभी वहाँ जीवित रह सकते हैं। तो किसी भी जंगल में जहाँ शेर कितने हैं तो इसका संख्या पता लगाना है, तो वहाँ पर जो जलाशय के क्षेत्र हैं, उन जलाशयों के क्षेत्र में जो है ध्यान रखा जाता है, निगरानी रखी जाती है। और शेर जो है पानी पीने आते हैं, और उनके बाद जो उनका पद का है, पग मार्क जो है, प्रत्येक के पैर का जो खुर का उनका निशान है, उस सब का निशान बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबका यूनिकनेस होता है। और उन्हीं को काउंटिंग करके, उनके पग मार्क का ही काउंट करके उनकी संख्या का पता लगाया जाता है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 में। 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। डी आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन प्रणेता जो है वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन कटाई के। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वाइंट पांडा। WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा को अपनाया है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान में। और वर्तमान में भूटान में जो है 85% भाग पर वन है। 85.5% जापान के भूभाग पर वन है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम यहीं शुरू किया गया था। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिर वन। निम्नलिखित अभयारण्य में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ सही है। घाना शेर ये गलत है। घाना जो है ये पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, तो इसलिए ये शेर के लिए नहीं होगा, ये पक्षी अभयारण्य है। बाकी जो 3 हैं, काजीरंगा गैंडा के लिए संरक्षित है, पेरियार हाथी के लिए। तो ए, सी और डी तीनों सही सुमेलित हैं, बी सुमेलित नहीं है। डच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यानों में। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक देश में कुल जो है नेशनल पार्क और अभयारण्य की संख्या 104 है, जिसमें सबसे अधिक 10 मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जहाँ की 9 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर कर्नाटक सही है। राजाजी उत्तराखंड सही है। सिमलीपाल ओडिशा ये भी सही है। पीन वैली अरुणाचल प्रदेश गलत है। पीन वैली जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का और रणथंभौर जो है ये टाइगर रिजर्व है, बाघ के लिए संरक्षित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना जो है ये दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, यह भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, यह भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है। सिमलीपाल जो है मध्य प्रदेश में नहीं, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यह भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये गलत है। बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ए, बी और डी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। और गोगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए संरक्षित है, सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, ये गलत है। पेरियार जो है हंगुल के लिए नहीं, ये बाघ और हाथी के लिए संरक्षित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेष जो है ए, सी और डी तीनों सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इवारीकोलम राष्ट्रीय पार्क में, ये आंसर होगा। मेघ बकरियां जो है यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं, जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 से अधिक 33.65%, 33.65% जो है वहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, जबकि 85.5% वहाँ वन है। भूटान के कुल भूभाग का 85.5% वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य। सिमलीपाल ओडिशा में, सही है। नोकरेक मेघालय में, सही है। अगस्त्यमलाई केरल में, ये भी सही है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में स्थित है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और उसकी अवस्थिति। मानस मेघालय, ये सुमेलित नहीं, मानस मेघालय में स्थित नहीं है, बल्कि मानस असम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड सही है। कंचनजंगा सिक्किम, ये भी सही है। अगस्तमालाई केरल, ये भी सही है। यानी कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का अवस्थिति का जो है मिलान बी, सी और डी सही है। ए सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नोक्रेक। नोक्रेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। एक सींग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल एवं असम में। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? राइनो अर्थात एक सींग वाला गैंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में जो है कच्छ का रण, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कच्छ का रण, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में। निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य में कौन सा नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा बाघ के लिए नहीं, बल्कि राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है काजीरंगा, ये असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैंडा के लिए। एक सिंगी गैंडा राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल में। 1976 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा बिहार, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बुक्सा बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। शेष तीन जो है दम्फा मिजोरम, नमेरी असम और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंच। पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका 90% हिस्सा मध्य प्रदेश में और 10% हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा में है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा नदी से। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कारिकिली में। ये आंसर होगा। यह पक्षी विहार चेन्नई से 86 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी। इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसका पहल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल विद्युत। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पवन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास, मिट्टी का तेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोमास। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर सेल। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर शक्ति।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2005 को पेरिस में किया गया। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि, केरल में। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है, सी आंसर होगा। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मक्का। जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी, इनकी खेती जो है बायोडीजल के लिए की जाती है, न कि एथेनॉल के लिए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, ए आंसर होगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? वायु प्रदूषण का, सी आंसर होगा। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल, पत्थर के कोयले को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन निम्न में से किसका सबसे अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषण का। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडॉन गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यांत्रिक विधि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सी आंसर होगा SO2 एंड N2O। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। सी आंसर होगा। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कारखानों से। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। और जैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यह चमड़ा उद्योग उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। साथ ही ये जहर भी जलाशय में निष्कासित करते हैं। जलाशय में जलीय जीव ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD एक प्रकार का प्रदूषण संसूचक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए। किसी जल क्षेत्र में BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता
संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सी आंसर होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। गंगा नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। डी आंसर होगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। कोयला खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। नॉक्स से संरक्षण उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेट उड़ान। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेसिबल। किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि यानी कि शोर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा धातु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक का थैला। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय दुर्घटना से। 26 अप्रैल 1956 को रूस के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसका कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें प्रदूषण का। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी। पारा मिनीमाता सही है। कैडमियम इटाई ये भी सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी सही है। फ्लोराइड आयन अपच ये गलत है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है वही होता है। हवा में तैरने वाले श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्ध जल। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु और उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को। ये तरुण भारत संघ नामक एनजीओ के चेयरमैन हैं। 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किए जा चुके हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1985 में 1985 ईस्वी में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता ये गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है, इससे सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ अवस्थित है? कजरी जोधपुर, याद कर लीजिए कजरी जोधपुर, डी आंसर होगा। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व शौचालय दिवस। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिएरा लियोन। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकाट। जापान में लोकाट का अत्यधिक उत्पादन होता है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है, श्वसन प्रक्रिया में उपभोग की गई ऊर्जा को छोड़कर उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोन्टाना। यह पश्चिमी अमेरिका में स्थित है।
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धान। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।